हेलो फ्रेंड्स, आज के इस क्लास में आप बीपीएससी के लिए, खास करके बीपीएससी के लिए जो आपका घटना चक्र का, देखिए यहाँ पे आप बीपीएससी प्री 2022 स्पेशल आपके लिए आया है, यानी कि प्रति दृष्टि आपका जो क्लास है घटना चक्र का, इसे आप आज के क्लास में देखेंगे। देखिए यहाँ पे आप देख लीजिएगा, थोड़ा सा समझ लेंगे अच्छे से कि आज के इस क्लास में आपको 1 अगस्त 2021 से 5 अगस्त 2022 का जो करेंट अफेयर्स है उसका आज आप क्लास नंबर फर्स्ट देख रहे हो। जल्द ही आपको इसका क्लास नंबर सेकंड भी मिल जाएगा। क्लास को देखिए, अच्छा लगेगा कमेंट करके आप बताइएगा। आप लोगों में से काफ़ी लोगों का इस बुक का काफ़ी बेसब्री से इंतजार था, काफ़ी सारा मैसेज भी था कि अगर ये बुक आता है तो ज़रूर करवा दीजिएगा। तो लीजिए, आज आप लोगों के लिए यह क्लास कंटिन्यू किया जा रहा है, इसे आप देख लेंगे। देखिए 67वीं बीपीएससी की आप तैयारी कर रहे हो तो आप एक बार प्लेलिस्ट में आकर देखेंगे। 67वीं बीपीएससी के लिए आपके लिए काफ़ी सारा प्रैक्टिस सेट वगैरह और भी बहुत कुछ अवेलेबल है, उसे आप देख लेंगे। साथ ही साथ आप लोगों में से कोई अगर होंगे जो 68वीं बीपीएससी के लिए भी तैयारी कर रहे हो, नेक्स्ट ईयर आपको अच्छे से देना हो, तो आप प्लेलिस्ट में आकर देख लीजिएगा। आपके लिए लूसेंट और क्राउन का होमवर्क वाला क्लास आप लोगों के लिए दिया जा रहा है, वहाँ से आप लोग अपने 68वीं बीपीएससी के लिए तैयारी कर सकते हो। आप एक बार उसे आकर चेक कर लेंगे। 68वीं बीपीएससी में काफ़ी बेसिक लेवल से, जीरो लेवल से आप लोगों के लिए तैयारी करवाया जा रहा है। आप लोगों को होमवर्क दिया जा रहा है और वहाँ से एमसीक्यूज पूछा जा रहा है। ठीक है, हर एक टॉपिक वाइज बता दिया जा रहा है किस किस चीज़ को आपको याद करना है और वहाँ से आपके लिए एमसीक्यूज आ रहा है, तो उसे आप ज़रूर देख लेंगे। अच्छा लगेगा, चैनल के साथ आप जुड़ जाइएगा। ठीक है, क्लास को देखिए, अगर क्लास अच्छा लगेगा तो आप वीडियो को ज़रूर लाइक करेंगे। ठीक है, चलिए वन लाइनर के रूप में आज का यह आपका क्लास है, इसे अच्छे से देखिएगा, समझिएगा। काफ़ी अच्छा सेशन आपका रहने वाला है आज का। देखिए बताना है कि देखिए इस बुक के बारे में आप लोगों को ज़्यादा आपको नहीं बताया जा रहा है, क्योंकि आपको पता है घटना चक्र का अपने आप में क्या वैल्यू है, आप अच्छे से जानते हो। समझ लीजिए, करेंट अफेयर्स आपका एग्जाम से पहले दृष्टि की ओर से लाया गया है, दृष्टि की तरफ से। ध्यान से आप क्लास को देख लीजिए, है ना। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं क्लास। सबसे पहले 16वां राष्ट्रपति चुनाव, यानी राष्ट्रपति जी का चुनाव हुआ है, इसके बारे में समझिए। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 62 में प्रावधान है कि पदासीन राष्ट्रपति का कार्यकाल समाप्त होने से पहले ही नए राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया पूर्ण होनी चाहिए। सवाल यहाँ से ध्यान रखेंगे, अनुच्छेद पूछेगा, अनुच्छेद 22 में यह दिया गया है। भारत के राष्ट्रपति के रूप में रामनाथ कोविंद का कार्यकाल 25 जुलाई 2022 को समाप्त हो गया। देखिए कह रहा है कि इस बात को ध्यान में रखते हुए भारत के नए राष्ट्रपति, जो कि 15वें राष्ट्रपति हैं, के निर्वाचन के लिए 16वें राष्ट्रपतीय चुनाव संबंधी अधिसूचना 15 जून 2022 को जारी कर दिया गया था। लोकसभा के महासचिव पीसी मोदी को निर्वाचन अधिकारी नियुक्त किया गया था। यहाँ से पूछा जा सकता है सवाल कि लोकसभा के महासचिव कौन, तो पीसी मोदी को निर्वाचन पदाधिकारी जो होते हैं अधिकारी, इसे नियुक्त किया गया था। ध्यान देंगे कि 18 जुलाई 2022 को राष्ट्रपतीय चुनाव संपन्न हुआ। कब संपन्न हुआ? 18 जुलाई को। उसके बाद 21 जुलाई 2022 को परिणाम घोषित हो गया। 3 दिनों के बाद हुआ था, आपको पता है। फिर 16वें राष्ट्रपतीय चुनाव हेतु अभ्यर्थना वापस लेने के उपरांत अंततः दो प्रत्याशी द्रौपदी मुर्मू और यशवंत सिन्हा शेष रह गए थे। ठीक है, यानी कि 2 उम्मीदवार थे इस बार। अब समझिएगा, ये जो हैं झारखंड की पूर्व राज्यपाल, कुछ लोगों को यहाँ पे ये भी डाउट था कि वो राज्यपाल हैं, है नहीं, पहले थी, पूर्व राज्यपाल थी द्रौपदी मुर्मू। सत्तारूढ़ राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी कि राजग की अधिकृत उम्मीदवार रहीं, जबकि पूर्व केंद्रीय वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा व विपक्षी दलों के द्वारा समर्थित उम्मीदवार थे। मतदान करने हेतु अर्हक कुल, यानी कि टोटल जो है ना 4796 मतदाताओं, यानी जिसमें कि 771 आपके सांसद, 4025 विधायक में से 99% से अधिक मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया था। इसमें हर एक पॉइंट को ध्यान से समझ लेंगे। राष्ट्रपति चुनाव हुआ है, यहाँ से आपके लिए क्वेश्चन बन सकता है। 4 दौर के मतदान के उपरांत द्रौपदी मुर्मू को 6,76,803 मूल्य के 2824 वोट प्राप्त हुए, जबकि यशवंत सिन्हा को 1877 वोट प्राप्त हुए,
जिनका कि मूल्य 3,80,170 ही रहा था। यहाँ पे एक बात अच्छे से समझिए, 4 दौर के मतदान के उपरांत द्रौपदी मुर्मू को कितना वोट अगर पूछेगा तो 2824 और यशवंत सिन्हा जी को 1877 वोट टोटल मिला। अगर मूल्य पूछेगा 6,76,803 वोट मिला है द्रौपदी मुर्मू को और 3,80,177 मिला है किसे, यशवंत सिन्हा को। ध्यान रखिएगा। कुल 53 मत अवैध घोषित किए गए। द्रौपदी मुर्मू को कुल वैध मतों का 64.03% मत जो यानी कि वोट जो है यह प्राप्त हुआ है। ध्यान रखिएगा, इस बात को, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस प्रकार द्रौपदी मुर्मू भारत की 15वीं राष्ट्रपति निर्वाचित हो गई। 25 जुलाई 2022 को डेट ध्यान रखते चलिएगा। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, क्वेश्चन यहाँ से बनेगा किसने, तो NV रमन्ना साहब ने द्रौपदी मुर्मू को भारत के नए राष्ट्रपति के रूप में शपथ दिलाई। अब देखिए, इनका जो जन्म है द्रौपदी मुर्मू का 20 जून 1958 को ओडिशा के मयूरभंज जिले में हुआ था। कब हुआ था, 20 जून 1958 को ओडिशा के मयूरभंज जिले में इनका जन्म हुआ था। यह संथाल जनजाति से हैं तथा जनजाति समुदाय से राष्ट्रपति बनने वाली पहली व्यक्ति हैं। इससे पहले समझिएगा, इसके पहले जो राष्ट्रपति थी प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, इसके बाद भारत की यह राष्ट्रपति बनने वाली दूसरी महिला हैं। इससे पहले नंबर फर्स्ट पे प्रतिभा देवी सिंह पाटिल जी बनी थी। देखिए, वह भारत के राष्ट्रपति के पद पर आसीन होने वाले सबसे युवा यानी कि 64 वर्षीय व्यक्ति हैं। वह भारत की पहली ऐसी राष्ट्रपति हैं जिनका कि जन्म देश की स्वतंत्रता के बाद हुआ है। यानी कि आपको पता है 1947 के बाद के बारे में यह बताया जा रहा है, पहली ऐसी महिला है। ठीक है, राष्ट्रपति चुनाव के बारे में यहाँ जो भी मेन फैक्ट था आपको यहाँ से बता दिया, यहाँ पे बता दिया गया। ठीक है, अब बुरहानपुर यानी कि पहला हर घर जल प्रमाणित जिला बना है, इसके बारे में समझिए, इंपॉर्टेंट है। 22 जुलाई 2022 को मध्य प्रदेश के, कहाँ पर, मध्य प्रदेश के बुरहानपुर जिला देश का पहला हर घर जल प्रमाणित जिला बन गया है। मतलब देखिए, जिले के सभी 254 गांव, ठीक है, बुरहानपुर जिले में टोटल समझ लीजिएगा, टोटल कितना गांव है, 254 गांव है, जिसमें कि 1,01,905 ग्रामीण घरों में कार्यात्मक घरेलू नल कनेक्शन को उपलब्ध कराया जा चुका है। इसके साथ ही 640 स्कूल, 547 आंगनबाड़ी केंद्र और 440 अन्य सार्वजनिक स्थानों में भी नल से जल उपलब्ध कराया जा चुका है। जिले के 254 गांवों में से प्रत्येक गांव के लोगों ने ग्राम सभाओं द्वारा पारित एक प्रस्ताव के माध्यम से अपने गांव को हर घर जल घोषित किया। सभी 254 गांवों में ग्राम जल और स्वच्छता समिति का गठन किया गया है। टोटल जो 254 गांव हैं इसमें ग्राम जल और स्वच्छता समिति का भी गठन किया जा चुका है। देखिए, 15 अगस्त 2019 को 73वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले से अपनी स्वतंत्रता दिवस संबोधन में जल जीवन मिशन की घोषणा की थी। डेट कब, 15 अगस्त 2019 को, 15 अगस्त 2019 को, जो कि 73वां आपका स्वतंत्रता दिवस समारोह में प्रधानमंत्री के द्वारा जल जीवन मिशन की घोषणा की गई थी। अगस्त 2019 से ही भारत सरकार राज्यों की भागीदारी में जल जीवन मिशन हर घर जल को कार्यान्वित कर रही है। इसका उद्देश्य वर्ष 2024 तक ग्रामीण भारत के सभी घरों में व्यक्तिगत नल कनेक्शन के माध्यम से सुरक्षित एवं पर्याप्त पेयजल उपलब्ध कराना मुख्य काम है। अब आप देखेंगे भारत नवाचार सूचकांक 2021 के बारे में। देखिए, अभी आप 22 जुलाई के बारे में आपने देखा था, अब 21 जुलाई को देखिएगा। 21 जुलाई 2022 को नीति आयोग के द्वारा भारत नवाचार सूचकांक 2021 जारी किया गया। डेट ध्यान रखिएगा, 21 जुलाई को। यह इस सूचकांक का 3य संस्करण है। इस रिपोर्ट को तैयार करने में गुरुग्राम स्थित इंस्टीट्यूट फॉर कॉम्पिटिटिवनेस ज्ञान भागीदार के रूप में यह शामिल रहा है। ठीक है,
इस सूचकांक के माध्यम से नवाचार को प्रोत्साहन देने में राज्यों के परिवेश की अनुकूलता तथा उनके नवाचारी कार्यों के परिणामों दोनों का परीक्षण किया गया है। ठीक है, इसके बाद समझिएगा, इस सूचकांक में भारत के सभी 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश को शामिल किया गया है। राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों को निम्न 3 श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया, मतलब 3 तरह का पार्ट में बांटा गया है, जिसमें कि आपका एक आता है बड़े राज्य, फिर है दूसरा उत्तर पूर्वी तथा पहाड़ी राज्य, और तीसरा केंद्र शासित प्रदेश एवं शहरी राज्य आता है। ठीक है, देखिए समझेंगे, इस सूचकांक को निम्न 2 आयामों के अंतर्गत सूचीबद्ध किया गया है। किस किस के तहत समझिए, इनेबलर्स, इसमें ना इस सूचकांक में समझिएगा नवाचार हेतु किए गए निवेश को इनेबलर्स के माध्यम से मापा गया है। 5 इनेबलर स्तंभ निवेश को मापते हैं। ठीक है, दूसरा है आपका प्रदर्शन के आधार पर, इसमें किसी अर्थव्यवस्था के अंतर्गत संचालित नवाचार संबंधी गतिविधियों के परिणाम को इस शीर्षक के तहत शामिल किया गया है। ठीक है, 2 प्रदर्शन स्तंभ परिणाम को यह मापते हैं। भारत नवाचार सूचकांक 2021 के फ्रेमवर्क संयोजन में कुल 66 संकेतक के तहत 50 एवं परफॉर्मेंस के तहत यानी कि 16 जो है टोटल शामिल है। इसमें से जो 66 आपका है, इसमें से 50 जो है ना इनेबलर्स के तहत और 16 जो है ना परफॉर्मेंस के तहत यह शामिल है। ठीक है, इसमें टोटल में देखिए भारत नवाचार सूचकांक 2021 का जो रिपोर्ट है, इसमें शीर्ष 5 बड़े राज्य में से कौन कौन राज्य हैं, तो यहाँ पे आप देखेंगे सबसे पहला कर्नाटक, तेलंगाना, हरियाणा, महाराष्ट्र और तमिलनाडु है। स्कोर यहाँ पे आप देखिए, कर्नाटक का स्कोर है 18.01, तमिलनाडु का है 15.69। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी लेकर रख लीजिएगा। ठीक है, देखिए बड़े राज्यों में उत्तर प्रदेश का 7वां स्थान है, स्कोर है आपका 14.22 रहा है। बड़े राज्यों में बिहार 15वें स्थान पर है, स्कोर है 11.58। इन दोनों को आप यहाँ पे याद तो जरूर कर लेंगे, बीपीएससी का अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इन दोनों को याद कर लीजिएगा। याद तो वैसे आपको सब करना है, ध्यान रखेंगे इस बात का। चलिए अब देखिए, दूसरा 3 तरह से बांटा गया था ना, तो दूसरा है शीर्ष 5 उत्तर पूर्वी एवं पहाड़ी राज्य। सबसे टॉप पे है मणिपुर, इसमें से उत्तर पूर्वी राज्य में 19.37% है। फिर यहाँ पे आप देख लीजिए, स्क्रीनशॉट चाहें तो ले लीजिएगा। और नंबर 5वें पे रहा है हिमाचल प्रदेश, 14.62% इसको आया है, स्कोर इसका रहा है। भारत नवाचार सूचकांक 2021 में 5 जो आपका केंद्र शासित और शहरी राज्य है, उसमें से चंडीगढ़ रहा है 27.88% पे नंबर 1 पे, और नंबर 5 पे आपका गोवा रहा है, दिल्ली है यहाँ पे दूसरे पे, जिसमें कि 27 इसका स्कोर रहा है। इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2021 में बड़े राज्यों में छत्तीसगढ़ अंतिम यानी कि 17वें स्थान पर है। उत्तर पूर्वी एवं पहाड़ी राज्यों में नागालैंड का अंतिम 10वां स्थान रहा है। केंद्र शासित प्रदेश एवं शहरी राज्य श्रेणी में लद्दाख का 9वां स्थान रहा है। ठीक है, इन सबको भी ध्यान रखिएगा। अब जो है बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे बना है, इसके बारे में समझिए। 16 जुलाई 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के जालौन जिले में उराई तहसील के कैथेरी के पास बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का उद्घाटन उन्होंने किया। पता होना चाहिए आपको कि प्रधानमंत्री के द्वारा 29 फरवरी 2020 को इस एक्सप्रेसवे का शिलान्यास किया गया था। कब? 29 फरवरी 2020 को, और यह जो है 16 जुलाई 2022 को कहिए कि इसका उद्घाटन भी कर दिया गया। इस एक्सप्रेसवे का निर्माण उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवेज औद्योगिक विकास प्राधिकरण के तत्वावधान में किया गया है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण के तत्वावधान में किया गया है, कह रहा है यहाँ पे। इसकी कुल लंबाई आप इसे जरूर ध्यान रखिएगा 296.07 किलोमीटर है। ठीक है, 296 किलोमीटर याद रखिएगा। ये 4 लेन वाला जो एक्सप्रेस वे है, इसका निर्माण में जो टोटल है 14,850 करोड़ रुपए की लागत आई है, इसे भी ध्यान रखेंगे। भविष्य में इसे 6 लेन तक भी विस्तारित किया जा सकता है, इस तरीके से इसे बनाया गया है। इसका जो प्रारंभ स्थान है ना, जनपद त्रिकुट में राष्ट्रीय राजमार्ग 35 पर भरतकूप के निकट, और जो समाप्ति है इटावा के जो
इटावा का जो गांव है जिसका नाम है कुदरेल, कुदरेल के पास ये ख़त्म हो जाता है जाके। यह एक्सप्रेसवे 7 जिला जिसमें कि चित्रकूट, बांदा, महोबा, हमीरपुर, जालौन, औरैया और इटावा से होकर यह गुजरता है। ठीक है, 7 जिले से गुजरता है, ध्यान रखिएगा। इस एक्सप्रेसवे के संरेखण पर पड़ने वाली मुख्य नदी में कौन कौन सा बागेन, केन, श्यामा, चंदावल, बिरमा, यमुना, बेतवा और सेंगर शामिल है। इस एक्सप्रेसवे के निर्माण से बुंदेलखंड क्षेत्र आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे और यमुना एक्सप्रेसवे के माध्यम से एक त्वरित एवं सुगम यातायात के जैसे कॉरिडोर से इसे जोड़ा गया है। नेक्स्ट है नामसाई घोषणा पत्र हस्ताक्षरित जो है, इसमें 15 जुलाई 2022 को असम और अरुणाचल प्रदेश सरकार के मध्य लंबे समय से लंबित सीमा विवाद के समाधान के प्रयास के तहत नामसाई घोषणा पत्र हस्ताक्षरित, यहाँ पे है हस्ताक्षरित किया गया है। ठीक है, मतलब साइन किया गया है, इसे समझेंगे कब, 15 जुलाई 2022 को। अब समझिए कि इस घोषणा पत्र पर असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा और अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने हस्ताक्षर किए हैं। यह घोषणा पत्र नामसाई अरुणाचल प्रदेश में हस्ताक्षरित हुआ है, मतलब सिग्नेचर वहाँ पर हुआ है, कहाँ पर, नामसाई अरुणाचल प्रदेश में। इसका उद्देश्य दोनों राज्यों के मध्य 123 गांवों से संबंधित सीमा विवाद को न्यूनीकृत करना है, मतलब मिनिमाइज करना है। देखिए, इस समझौते के तहत दोनों राज्यों के बीच में विवादित गांवों की संख्या 123 से घटाकर 86 तक सीमित करने का निर्णय लिया गया है। दोनों राज्य कुल 37 गांवों के संदर्भ में विवाद को समाप्त करने पर सैद्धांतिक रूप से क्या हो गए, सहमत हो गए हैं। ठीक है, देखिए दोनों राज्य के कुल 37 गांव के संदर्भ में विवाद को खत्म करने के लिए सैद्धांतिक रूप से इसे मतलब सहमति मिल गई है। इसके तहत अरुणाचल प्रदेश की संवैधानिक सीमा के भीतर स्थित 28 गांव उसी के पास रहेंगे। ठीक है, देखिए अरुणाचल प्रदेश की संवैधानिक सीमा के भीतर का जो 28 गांव है उन्हीं के पास रहेगा। ऐसे 3 गांव जिनके संबंध में अरुणाचल प्रदेश सरकार द्वारा दावा वापस ले लिया गया है वे असम के पास अब रहेगा। 6 गांवों की स्थिति असम में प्राप्त नहीं हो सकी है। अगर ये गांव अरुणाचल प्रदेश में स्थित है तो यह उसी के पास रहेगा। जनवरी तथा अप्रैल 2022 में दोनों राज्यों के मध्य आयोजित बैठकों में निर्णय लिए गए थे। क्या निर्णय लिए गए थे, समझ लेंगे। पहला कि असम एवं अरुणाचल प्रदेश के बीच सभी सीमा मुद्दे वर्ष 2007 में स्थानीय आयोग के समक्ष उठाए गए मुद्दों तक ही सीमित रहेंगे। दूसरा कि वर्ष 1980 में उच्चाधिकार प्राप्त त्रिपक्षीय समिति द्वारा अधिसूचित सीमा के रूप में 29 टोपोसीट्स पर चित्रित सीमा रेखा जो आपका बाउंड्री लाइन होता है, इसके दोनों राज्यों के द्वारा सीमा के पुनर्संरेखण, जिसे आप इसके मतलब ऐसे समझिए कि दोनों राज्य के मतलब जो लाइन वगैरह खींचा गया था ना, उसी के बीच कह रहा है जो आपका 1980 का जो मतलब कहिए कि अधिसूचना वगैरह जारी होता राज्य का, उसी के अकॉर्डिंग कह रहा है कि दोनों राज्य अपने अपने आधार पर रह जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है दोनों राज्य सीमा विवाद के समाधान के लिए 12 क्षेत्रीय समितियां गठित करेंगे। पता होना है, ज्ञातव्य का मतलब यही होगा आपका कि असम अरुणाचल प्रदेश के साथ 804.10 किलोमीटर लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है। कितना, 804 किलोमीटर का असम और अरुणाचल प्रदेश का दोनों का बाउंड्री लाइन है। ठीक है, चलिए अब आ जाइए कि इंडिया रैंकिंग 2022 में देखिए फ्रेंड्स, जहाँ भी आप लोगों को टाइम चाहिए होगा आराम से क्लास को आप रोक लीजिएगा। अगर कहीं पे आपको मतलब होता है ना कि याद वगैरह ना हो, कन्फ्यूजन हो ज़्यादा, तो आप स्क्रीनशॉट लेकर भी रख लेंगे। ठीक है, फिर आप उसे याद कर लेंगे अच्छे से। चलिए बताइए कि नहीं, सेट करवाने का आदत की वजह से। देखिए 15 जुलाई 2022 को केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क के अंतर्गत देश में उच्च शिक्षण संस्थानों की इंडिया रैंकिंग 2022
जारी किया है। कब जारी किया गया? 15 जुलाई 2022 को केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के द्वारा। ठीक है, यह जो है ना आपका NIRF, ठीक है, देखिए NIRF इंडिया रैंकिंग का 7वां संस्करण है। ठीक है, इसमें 4 श्रेणियां नॉर्मल जैसे समग्र, कॉलेज, विश्वविद्यालय और अनुसंधान संस्थान के तहत संस्थानों की रैंकिंग जारी किया गया है। ठीक है, इसमें साथ ही 7 विभिन्न विषयों जिसमें इंजीनियरिंग, प्रबंधन जैसे आप मैनेजमेंट के नाम से जानते हैं, विधि यानी लॉ, चिकित्सा यानी कि मेडिकल, वास्तुकला यानी कि आर्किटेक्चर तथा दंत चिकित्सा यानी कि डेंटल के सभी संस्थानों को रैंक प्रदान किया गया है। वर्ष 2021 में इंडिया रैंकिंग्स में पहली बार अनुसंधान संस्थान को रैंक प्रदान किया गया था। रैंकिंग फ्रेमवर्क के तहत संस्थानों का मूल्यांकन मानदंडों यानी कि जो पैरामीटर्स होता है इसके निम्नलिखित 5 विस्तृत समूहों के आधार पर किया गया है। किसके किसके? शिक्षण, अधिगम एवं संसाधन पर, दूसरा अनुसंधान एवं पेशेवर अभ्यास पर, तीसरा स्नातक जो परिणाम है आपका उस पे, और चौथा आपका है पहुंच एवं समावेशिता, और 5वां हो जाएगा बोध के आधार पर, जिसमें कि उच्च शिक्षा संस्थानों की समग्र सूची के टॉप 10 स्थान प्राप्त करने वाले संस्थान यहाँ पे आपके सामने हैं। इसे आप अच्छे से देख लीजिएगा। टॉप पर आपका कौन सा है? IIT मद्रास यानी कि चेन्नई शहर में है, जो कि इसका स्कोर है 87.59। बाद बाकी आप दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां यहाँ देखिए नंबर 6 पे आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा अगर आपको याद करना हो। 7वां, 8वां देख लीजिए, 9वां और 10वां पे JNU है, जवाहर नेहरू विश्वविद्यालय, जिसका कि नई दिल्ली में यह है, और इसका 67.25 इसका स्कोर रहा है। ठीक है, आइए अब इसमें उत्तर प्रदेश की स्थिति को जरा देख ले। इस रैंकिंग में समग्र श्रेणी में शीर्ष टॉप 10 में उत्तर प्रदेश केवल एक संस्थान, उत्तर प्रदेश का एक संस्थान IIT कानपुर को बस स्थान दिया गया है, मिला है। इस सूची में शामिल 100 में से उत्तर प्रदेश के जो संस्थान हैं वो कौन कौन सा है यहाँ पे बताया गया है, IIT कानपुर। ठीक है, जिसमें कि आपका कानपुर का स्कोर आप यहाँ देख लीजिए, यहाँ पे टोटल आपको बता दिया गया किसका किसका कितना नंबर पे स्कोर रहा है। ठीक है, अब देखिए विभिन्न श्रेणियों में रैंकिंग आप देख लीजिए। विश्वविद्यालय श्रेणी में भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु को प्रथम, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय नई दिल्ली को द्वितीय एवं जामिया मिलिया इस्लामिया को तीसरा स्थान मिला है इन सब में से। इसके बाद आप देखेंगे कि दिल्ली में स्थित मिरांडा हाउस को कॉलेज श्रेणी के तहत शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। क्वेश्चन यहाँ से बनेगा अगर तो जवाब बताना है। दिल्ली में स्थित है कौन सा? मिरांडा हाउस को कॉलेज के तहत शीर्ष स्थान मिला है। अनुसंधान संस्थान की श्रेणी में भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु टॉप पर यानी कि प्रथम स्थान पर रहा। विभिन्न विषयों में रैंकिंग समझ लेंगे। इंजीनियरिंग विषय में प्रथम एवं द्वितीय स्थान पर नॉर्मली IIT रहा है, IIT मद्रास और IIT दिल्ली को मिला है। ठीक है, पहला और दूसरा स्थान पे है। प्रबंधन विषय में IIM अहमदाबाद को प्रथम और IIM बेंगलुरु को दूसरा स्थान मिला है। वास्तुकला के क्षेत्र में शीर्ष 3 संस्थान क्रमशः IIT रुड़की, NIT कालीकट यानी केरल में और IIT खड़गपुर जो है, ये तीनों वास्तुकला के क्षेत्र में टॉप पर रहे हैं। देखिए, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान नई दिल्ली को चिकित्सा विषय में शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। अखिल भारतीय जो आपका संस्थान है इसको चिकित्सा के क्षेत्र में टॉप पे रहा है यह। फार्मेसी विषय में प्रथम स्थान जामिया हमदर्द यानी नई दिल्ली में जो है इसको, और दूसरा पर द्वितीय स्थान नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च जो आपका हैदराबाद है इसको यह मिला है। ठीक है, फार्मेसी सब्जेक्ट में। नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी बेंगलुरु को विधि यानी कि कानून विषय के तहत प्रथम स्थान प्राप्त हुआ, नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी को। दंत चिकित्सक विषय में सविथा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एंड टेक्निकल साइंसेज चेन्नई जो कि तमिलनाडु में है इसको प्रथम स्थान मिला है। बिहार की स्थिति समझ लेंगे। इंडिया रैंकिंग्स 2022 में शीर्ष 100 में शामिल बिहार का एकमात्र संस्थान IIT जो पटना है, यह समग्र रूप से कितना नंबर पे? 59वें स्थान पर रहा है। समग्र रैंकिंग में देखिए रैंक बैंड जो है ना 101 से 150 में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी पटना को भी स्थान प्राप्त हुआ है। 101 से लेकर 150 के बीच में इसको मिला है। चलिए अब मिशन शक्ति के बारे में समझिए।
14 जुलाई 2022 को केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने मिशन शक्ति योजना हेतु विस्तृत दिशा निर्देश जारी किया है। मिशन शक्ति के मानदंड 1 अप्रैल 2022 से लागू माना जाएगा। इस मिशन का कार्यान्वयन 15वें वित्त आयोग की अवधि, जो कि आपका 2021 से 21-22 से लेकर के 25-26 तक है, इसी के दौरान इसे रखा गया है। यह एकीकृत महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम है जिसे महिलाओं की सुरक्षा, ठीक है, महिलाओं की सुरक्षा और आपका हो जाएगा सशक्तिकरण वगैरह है, इसके हेतु अम्ब्रेला योजना के रूप में शुरू किया गया है। ठीक है, इस मिशन की 2 उप योजनाएं यथा संबल और सामर्थ्य है। संबल महिलाओं की रक्षा और सुरक्षा हेतु, जबकि सामर्थ्य महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए है। संबल योजना के घटक में नारी अदालतों के एक नए घटक के साथ वन स्टॉप सेंटर, महिला हेल्पलाइन, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और पूर्ववर्ती योजनाएं शामिल होंगी। इसमें से सामर्थ्य योजना के तहत घटकों में उज्ज्वला, स्वाधार गृह और कामकाजी महिला छात्रावास जैसी पूर्ववर्ती योजनाओं को संशोधित करके इसमें मतलब कहिए कि मिला लिया गया है। इसके तहत कामकाजी माताओं के बच्चों के लिए राष्ट्रीय क्रेज योजना और प्रधानमंत्री मातृवंदना योजना को अब सामर्थ्य उप योजना में शामिल किया गया है। ठीक है, समझेंगे कि संबल उप योजना के तहत केंद्र सरकार के द्वारा 100% वित्त पोषण प्रदान किया जाएगा। ठीक है, मिशन शक्ति का कार्यान्वयन केंद्र सरकार और राज्य सरकार, जो कि केंद्र शासित प्रदेश के भी साथ, जिसमें कि विधानसभा भी युक्त है, इसके मध्य 60 और 40 मतलब 60% उसका 40% इसका वित्त पोषण अनुपात के माध्यम से यह किया जाएगा। केंद्र सरकार और पूर्वोत्तर यानी कि विशेष दर्जे वाले राज्यों को हेतु वित्त पोषण अनुपात 90 और 10 का रहेगा, जिसमें कि केंद्र सरकार का 90 रहेगा और 10 जो है आपका विशेष दर्जा वाला जो राज्य है उसका 10% रहेगा योगदान। बिना विधायिका वाले केंद्र शासित प्रदेश हेतु 100% वित्त पोषण केंद्र सरकार द्वारा ही उपलब्ध कराया जाएगा, जहां पर विधानसभा नहीं है। राज्यों की स्टार्टअप रैंकिंग 2021 देखिएगा। 4 जुलाई 2022 को वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने राज्यों की स्टार्टअप रैंकिंग का 3रा संस्करण जारी किया। इस रैंकिंग के अंतर्गत राज्यों में स्टार्टअप पारिस्थितिकी का मूल्यांकन किया गया है। देखिए, पता होना है आपको कि केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के तहत उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग 2018 का से राज्य के स्टार्टअप रैंकिंग का आयोजन यह मतलब किया जा रहा है। रैंकिंग के परियोजनाओं हेतु राज्य या फिर आप समझिए कि केंद्र शासित प्रदेशों को 5 श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया, मतलब बांटा गया है। ठीक है, सर्वश्रेष्ठ जो आपका सर्वश्रेष्ठ आपका जो प्रदर्शनकर्ता है, शीर्ष प्रदर्शनकर्ता, लीडर्स, आकांक्षी लीडर्स एवं उभरती स्टार्टअप पारिस्थितिकी हो जाएगा। रैंकिंग के अनुसार गुजरात एवं कर्नाटक राज्यों की श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शनकर्ता यह चुने गए हैं। केरल, महाराष्ट्र, उड़ीसा एवं तेलंगाना राज्यों की श्रेणी में शीर्ष प्रदर्शनकर्ता चुने गए हैं। ठीक है, केंद्र शासित प्रदेश एवं पूर्वोत्तर राज्यों के संदर्भ में देखा जाए तो मेघालय को सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शनकर्ता चुना गया है। केंद्र शासित प्रदेश और उत्तर पूर्वी राज्यों की श्रेणी में जम्मू कश्मीर को शीर्ष स्थान मिला है प्रदर्शनकर्ता के रूप में। राज्य की श्रेणी में असम, पंजाब, तमिलनाडु, उत्तराखंड एवं उत्तर प्रदेश लीडर्स की श्रेणी में रहा है। केंद्र शासित प्रदेश यानी कि आपका जो पूर्वोत्तर राज्य के बारे में है, यहाँ से अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह, अरुणाचल प्रदेश एवं गोवा लीडर्स की श्रेणी में यह सारे नामित किए गए हैं। बिहार एवं आंध्र प्रदेश को उभरती स्टार्टअप पारिस्थितिकी के रूप में वर्गीकृत किया गया है। अग्निपथ योजना आया था, एक नई रक्षा भर्ती। आइए अब इसके बारे में समझेंगे। 14 जून 2022 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सशक्त बलों यानी कि जो आपका आर्म्ड फोर्स है, इसमें सेवा हेतु भारतीय युवाओं के लिए एक आकर्षक भर्ती योजना की मंजूरी प्रदान की है। इस योजना का नाम अग्निपथ रखा गया है। इस योजना के तहत चुने गए अग्निवीरों को, युवाओं को जो है अग्निवीर के नाम से जाना जाएगा। इस योजना को स्वतंत्र भारत के इतिहास में सबसे बड़े रक्षा श्रम बल सुधार के रूप में देखा जा रहा है
तत्काल प्रभाव से लागू होने वाली यह योजना सशक्त सेनाओं में 4 वर्ष के सेवाकाल हेतु युवाओं की भर्ती करने का मतलब कहिए कि प्रावधान किया गया है। हालांकि इस योजना के तहत ग्रेच्युटी एवं पेंशन जैसे लाभ नहीं मिलेंगे। ठीक है। अग्निपथ योजना भारतीय सेना के तीनों अंगों थल सेना, वायुसेना और नौसेना में क्रमशः जवान, वायु सैनिक और नाविक जो आपका नौसैनिक जिसे आप जानते हैं इसके पद पर भर्ती के लिए केंद्रीय रक्षा मंत्रालय के द्वारा लाई गई एक योजना है। अब से इन पदों पर भर्ती के लिए संचालित होने वाली अन्य सभी योजनाएं क्या हो जाएगा, समाप्त होकर यही नियम अब चलेगा। देखिए, अग्निपथ योजना अफसर रैंक के सैन्य कर्मचारी के लिए नहीं और उनकी भर्ती के लिए मौजूदा अलग अलग प्रक्रियाएं चलती रहेंगी। इस योजना के तहत साढ़े 17 से लेकर के 21 वर्ष की आयु तक के उम्मीदवार आवेदन के पात्र होंगे। यह जो है ना आपका, यह समझ लेंगे कि 21 वर्ष ही रहने वाला है। ठीक है। इसमें थोड़ा सा डेट अभी आपको पता होना चाहिए कि बदलाव किया गया, हो सकता है आगे दिया भी हो, नहीं भी होगा तो जो नॉर्मली रहने वाला है वो 17.5 से 21 वर्ष के ही एज के आदमी जो छात्र होंगे वो इसमें जाएंगे। चूँकि पिछले 2 वर्षों के दौरान सशक्त बलों में भर्ती संभव नहीं हो पाई, अतः इसको ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार ने 2022 के भर्ती चक्र हेतु एक बार की छूट देने का निर्णय लिया गया। अच्छा हाँ, बिल्कुल दिया हुआ है। देखिए, वर्ष 2022 के लिए भर्ती प्रक्रिया हेतु अधिकतम आयु सीमा जो है ना 23 वर्ष कर दिया गया है। भारतीय नौसेना ने अग्निवीरों की भर्ती में महिलाओं को 20% तक आरक्षण देने का निर्णय लिया है। अग्निवीरों को 4 वर्ष की सेवा अवधि के लिए संबंधित सेवा अधिनियमों के तहत सशस्त्र बलों में नामांकित किया जाएगा। अग्निवीर को अभी किसको जो भर्ती है यह आपका अखिल भारतीय आधार पर हर वर्ग से होगी, मतलब ऑल इंडिया ऑल क्लास से भर्ती किया जाएगा। अग्निवीर सशस्त्र बलों में एक अलग रैंक होगी जो किसी भी मौजूदा रैंक से भिन्न होगी। 4 वर्ष की सेवा पूरी होने तक 100% अग्निवीरों को सशक्त बलों में अस्थायी नामांकन हेतु आवेदन करने का अवसर दिया जाएगा। इसके तहत क्या होगा, प्रत्येक का एक विशिष्ट बैच से मैक्सिमम 25% अग्निवीर को सशस्त्र बलों में नियमित यानी कि कैडर में नामित किया जाएगा, मतलब उसको फिर से 25% को वापस ले लिया जाएगा। ठीक है, नहीं 75% को कहा जा रहा है कि रिटायर मतलब कर दिया जाएगा, आप लोग घर जाइए, पैसा वगैरह जो भी देगा वो लेके। 4 वर्ष की कार्य अवधि के पूरा होने पर अग्निवीरों को एक मुश्त सेवानिधि पैकेज का भुगतान किया जाएगा। सेवानिधि में अग्निवीर एवं केंद्र सरकार बराबर का योगदान देंगे। यह सेवानिधि अग्निवीरों के लिए तय किए गए अन्य भत्तों और शहादत एवं दिव्यांगता की स्थिति में मिलने वाले मुआवजा से अलग होगी। सेवानिधि 11,71,000 रुपया रहेगा। ठीक है, इसको आयकर से छूट प्रदान किया गया, मतलब इस पर कोई टैक्स आपको नहीं देना है। इसके अतिरिक्त अग्निवीरों को भारतीय सशस्त्र बलों में उनकी कार्यावधि हेतु 48 लाख रुपए का गैर अंशदायी जीवन बीमा कवर भी प्रदान किया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप थोड़ा सा इसका जो आंकड़ा दिया हुआ है इसे देख लेंगे। ठीक है, आंकड़ा देख लीजिएगा यहाँ पे। चलिए अब आइए भारत गौरव के तहत देश की पहली निजी ट्रेन सेवा के बारे में पढ़ते हैं, समझते हैं। देखिए, भारत गौरव 14 जून 2022 को भारतीय रेलवे के द्वारा भारत गौरव योजना के तहत भारत की पहली निजी ट्रेन सेवा की शुरुआत की गई है। भारत गौरव ट्रेन की पहली सेवा को कोयम्बटूर यानी कि उत्तर में जो आपका तमिलनाडु है वहाँ से साईनगर शिरडी यानी कि महाराष्ट्र के बीच में शुरू किया गया है। इस पहली राउंड ट्रिप सेवा का संचालन 14 से 18 जून 2022 के बीच में किया गया है। दक्षिण रेलवे भारत गौरव योजना के तहत पंजीकृत सेवा प्रदाता प्राप्त करने वाला भारतीय रेलवे का पहला जोन बन गया है। ठीक है, साउथ स्टार रेल वह पंजीकृत सेवा प्रदाता है जिसके द्वारा इस भारत गौरव ट्रेन की कोयम्बटूर से शिरडी के मध्य में वापसी यात्रा का संचालन किया गया है। यह कोयम्बटूर स्थित पंजीकृत कंपनी है। इसके पूर्व 21 जून 2022 को भारत गौरव पर्यटन ट्रेन को
सफदरगंज रेलवे स्टेशन जो दिल्ली में है यहाँ से रवाना किया गया। भारत और नेपाल को जोड़ने वाली यह पहली पर्यटक रेलगाड़ी है। रामायण सर्किट पर इस ट्रेन के संचालन से अयोध्या, नंदीग्राम, सीतामढ़ी, वाराणसी, प्रयागराज, चित्रकूट, पंचवटी यानी नासिक, हम्पी, रामेश्वरम और भद्राचलम जैसे लोकप्रिय स्थानों के अलावा पहली बार जनकपुर जो कि नेपाल है इसको कवर किया जा चुका है। पता होना है आपको कि नवंबर 2021 में एक ऐतिहासिक पहल के तहत भारतीय रेलवे ने निजी कंपनियों को विभिन्न विषय वस्तुओं पर आधारित भारत गौरव ट्रेनों के संचालन की अनुमति प्रदान की है। देखिए, भारत गौरव ट्रेन मुख्य रूप से सेवा प्रदाताओं द्वारा प्रबंधित विषय वस्तु आधारित टूरिस्ट सर्किट ट्रेन होंगी। भारत गौरव ट्रेन घरेलू पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए देखो अपना देश के तहत केंद्र सरकार की यह पहल है। NHAI की सड़क का जो निर्माण है इसमें गिनीज वर्ल्ड बुक में जो नाम लिखाया गया इनके द्वारा, इसे आप समझेंगे। देखिए, 8 जून 2022 को केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के द्वारा जारी विज्ञप्ति के अनुसार भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI ने एस्फाल्ट और बिटुमिनस कंक्रीट सड़क निर्माण में नया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड दर्ज किया है। NHAI ने बिना रुके विश्व की सबसे लंबी एस्फाल्ट यानी कि बिटुमिनस कंक्रीट सड़क का निर्माण करने की सफलता प्राप्त किया है। इस योजना का कार्यान्वयन NHAI एवं राजपथ जो आपका इंफ्राकॉन है प्राइवेट लिमिटेड पुणे में है, इसका मतलब हेड वो ऑफिस द्वारा संयुक्त रूप से इसे किया गया है। इस सड़क का निर्माण NH53 पर अमरावती, महाराष्ट्र के अमरावती एवं अकोला जिले के बीच में किया गया है। NH53 पर एकल लेन में 84.40 किलोमीटर लंबी एस्फाल्ट यानी कि बिटुमिनस कंक्रीट सड़क का निर्माण 105 घंटे और 33 मिनट में किया गया है। 105 घंटे 33 मिनट में 84 किलोमीटर लंबी कहिए कि कंक्रीट सड़क का निर्माण किया गया है। मंत्रालय के अनुसार सड़क निर्माण कार्य 3 जून 2022 को सुबह 7:27 पर शुरू हुआ और 7 जून 2022 को शाम 5 बजे तक इसे पूरा कर लिया गया। देखिए, पता होना है आपको कि इससे पूर्व बिना रुके विश्व की सबसे लंबी एस्फाल्ट यानी कि बिटुमिनस कंक्रीट सड़क का निर्माण का जो रिकॉर्ड है दोहा, जो कि आप कतर जानते हैं, इन्हीं को मिला है और ये वर्ष 2019 में इन्होंने यह रिकॉर्ड अपने नाम किया था। 25.275 किलोमीटर 25 किलोमीटर 275 मीटर होगा किलोमीटर लंबी इस सड़क के निर्माण में कुल 10 दिन का समय लगा था। ठीक है, आइए राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2021-22 देख लें। 7 जून 2022 को केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया के द्वारा राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2021-22 जारी किया गया। कब? 7 जून 2022 को। यह इस सूचकांक का चौथा संस्करण है। राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक को भारतीय खाद्य संरक्षा और मानक प्राधिकरण के द्वारा प्रतिवर्ष जारी किया जाता है। इस सूचकांक का प्रथम संस्करण वर्ष 2019 में विश्व खाद्य सुरक्षा सूचकांक दिवस जो आपका 7 जून को होता है इसी के अवसर पर जारी किया गया था। बड़े राज्यों का स्थान देख लेंगे। टोटल जैसे देखिए, तमिलनाडु को नंबर 1 पे रैंकिंग मिला, 82 अंक मिला था। गुजरात 2nd पे, महाराष्ट्र 3rd, हिमाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल और 5वें पे मध्य प्रदेश रहा है। बड़े राज्यों में बिहार 16वें नंबर पे अंक यानी कि पॉइंट इसका 30 रहा है स्थान पर है, जबकि अंतिम स्थान पर उत्तर प्रदेश नहीं माफ़ कीजिएगा, अंतिम स्थान पर 17वें नंबर पर अच्छा आंध्र प्रदेश है ना, 17वें नंबर पर यह कौन सा है? आंध्र प्रदेश है। 16वें नंबर पे बिहार और 17वें नंबर पे लास्ट पे आंध्र प्रदेश रहा है। ठीक है, चलिए अब देखिए बड़े राज्यों की श्रेणी में उत्तर प्रदेश को इस सूचकांक में अगर पूछेगा 54.5 अंक के साथ 8वां स्थान प्राप्त हुआ है। कुल प्राप्तांकों के आधार पर शीर्ष 5 जो आपका ये छोटा वाला राज्य है, छोटा सा देखिए टॉप पे रहा है, छोटा में गोवा 56 अंक के साथ और मेघालय 5वें पे। यहाँ पे सारा आप देख लेंगे, स्क्रीनशॉट चाहेंगे तो ले लेंगे। छोटे राज्यों की श्रेणी में कुल 21 अंकों के साथ अरुणाचल प्रदेश अंतिम स्थान यानी कि 8वें पर रहा है। कुल प्राप्तांकों के आधार पर शीर्ष 3 केंद्र शासित प्रदेश के बारे में भी समझ लेंगे। जम्मू कश्मीर टॉप पे रहा,
राजधानी सेकंड और चंडीगढ़ जो है तीसरे नंबर पे रहा है। जम्मू कश्मीर को 68.5 अंक मिला है, राजधानी को दिल्ली को 66 और चंडीगढ़ को 58 मिला है। राष्ट्रीय वायु खेल नीति 2022 देखिए। 7 जून 2022 को केंद्रीय नागर विमानन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने राष्ट्रीय युवा खेल नीति को लॉन्च किया। इस नीति के अंतर्गत भारत को वर्ष 2030 तक वायु खेलों के संदर्भ में विश्व के शीर्ष देशों में शामिल करने का खाका जो है ये तैयार किया गया है। इस नीति के अंतर्गत निम्नलिखित वायु खेलों को शामिल किया जाएगा, जिसमें कि आपका यहाँ पे देख लेंगे कौन कौन सा खेल है। ठीक है, इसे आप देख लीजिएगा, वीडियो को रोक कर आराम से इसे आप देख लेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, एक दो और यहाँ पे आपका है। ठीक है, इन दोनों को देख लेंगे। चलिए आइए अब समझेंगे नई नीति के अंतर्गत भारत में वायु खेलों के लिए 4 स्तरीय प्रशासनिक संरचना होगी। कौन कौन सी होगी देखते हैं। नई नीति के अंतर्गत भारत में वायु खेलों के लिए 4 स्तरीय प्रशासनिक संरचना होगी। क्या क्या होगी देखिए। सर्वोच्च शासी निकाय के रूप में एयर स्पोर्ट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया सबसे पहले, यानी कि ASFI होगा। सेकेंड, व्यक्तिगत वायु खेलों या वायु खेलों के एक समुच्चय के लिए राष्ट्रीय संघ जैसा भी उपयुक्त हो। तीसरा, राष्ट्रीय वायु खेल संघों की क्षेत्रीय या राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश स्तरीय इकाइयां जैसा भी उपयुक्त हो। ठीक है, और नंबर 4 देखिए, जिला स्तरीय वायु खेल संघ जैसा भी उपयुक्त होगा उस तरीके का। चलिए आइए देखिए, ब्लू ड्यूक जो कि सिक्किम की राज्य तितली है, समझेंगे। 5 जून 2022 को विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को मनाया जाता है, आपको पता है। ठीक है, देखिए अवसर पर सिक्किम ने ब्लू ड्यूक को राज तितली घोषित किया है। ऑनलाइन जनमत सर्वेक्षण में ब्लू ड्यूक को 57% जबकि कृष्णा पीकॉक को 43% मत प्राप्त हुए हैं। इसे ब्लू ड्यूक नाम यूरोपियंस द्वारा दिया गया है। यह एक चमत्कारी तितली है जो नेपाल, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और चीन में भी पाई जाती है। ब्लू ड्यूक का वैज्ञानिक नाम बाशारोना दुर्गा है। भारत में पाई जाने वाली इसकी 2 उपप्रजातियां हिमालयन ब्लू ड्यूक और सेकेंड आपका जो है स्प्लेंडिड ब्लू ड्यूक होता है। ठीक है, हिमालयन ब्लू ड्यूक जो आपका वन्यजीव अधिनियम 1972 की अनुसूची 2 के तहत भारत में विधिक रूप से संरक्षित किया गया है। स्प्लेंडिड ब्लू ड्यूक वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 1 के तहत भारत में यह संरक्षित है। सिक्किम में ब्लू ड्यूक घने वनों में पाई जाती है। यह पुष्पों पर नहीं जाती बल्कि किण्वित फल, अल्कोहल, पशुओं के सड़े हुए शव, गोबर आदि की ओर ये आकर्षित होती है, ध्यान रखेंगे। चलिए अब देखिए अन्य राज्यों की जो तितलियां हैं। महाराष्ट्र की जो तितली का नाम है वो क्या है? तो ब्लू मॉर्मन नाम आप ध्यान रखेंगे। फिर आपका तमिलनाडु में तमिल यूमेन है। उत्तराखंड में कॉमन पिकॉक आप ध्यान रख लीजिएगा। इसके अलावा कर्नाटक में सह्याद्री बर्डविंग है। केरल में मालाबार बैंडेड पिकॉक या फिर कहिए बुद्धा मयूरी के नाम से आप जानते हैं। अरुणाचल प्रदेश में केसर ए हिंद। गोवा में आपका मालाबार ट्री निम्फ है। ठीक है, चलिए आइए अब देखिए दिल्ली, ये जो आपका दिल्ली हवाई अड्डा है जल विद्युत एवं सौर ऊर्जा से संचालित पहला हवाई अड्डा बनने का रिकॉर्ड अपने नाम किया है। 1 जून 2022 को इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पूरी तरह से जल विद्युत एवं सौर ऊर्जा के संयोजन से संचालित होने वाला भारत का पहला हवाई अड्डा बन गया है। आपको यहाँ पे जानकारी रखना है कि 1 जून 2022 से हवाई अड्डे की विद्युत मांग के 94% तक की आपूर्ति एक जल विद्युत संयंत्र के द्वारा की जा रही है, जबकि इस हवाई अड्डे की विद्युत संबंधी आवश्यकताओं के लगभग 6% की उपलब्धता ऑन साइट और सौर ऊर्जा से सुनिश्चित हो रही है। इस प्रकार इस हवाई अड्डे ने गैर नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों पर अपनी निर्भरता को समाप्त कर पूर्ण रूप से नवीकरणीय ऊर्जा को अपना लिया है। शुद्ध कार्बन, देखिए
शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन हवाई अड्डा बनने के लक्ष्य की प्राप्ति के हेतु दिल्ली हवाई अड्डे पर एयर साइड पर 7.84 मेगावाट क्षमता का सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया जा चुका है, जबकि 5.3 मेगावाट क्षमता का रूफटॉप सौर ऊर्जा संयंत्र कार्गो टर्मिनल पर स्थापित किया गया है। इस पहल से प्रतिवर्ष 2 लाख टन CO2 उत्सर्जन में कमी आएगा, जो कि काफ़ी अच्छा खासा मतलब एक तरह से कहिए कि किया गया है काम। देखिए, दिल्ली हवाई अड्डा यानी कि जो आपका इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, इसके द्वारा पर्यावरणीय स्थिरता प्राप्त करने के उद्देश्य से वर्ष 2030 तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन हवाई अड्डे बनने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था 2030 तक। ठीक है, कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है यह विश्व का प्रथम सौर ऊर्जा चालित हवाई अड्डा बनने का रिकॉर्ड ये अपने नाम इन्होंने किया है। ठीक है, देखिए केरल स्थित कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पूर्ण रूप से सौर ऊर्जा द्वारा संचालित होने वाला विश्व का पहला हवाई अड्डा बन गया है। 18 अगस्त 2015 को इस हवाई अड्डे पर स्थापित 12 मेगावाट पीक क्षमता के सौर ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन किया गया था। इस संयंत्र के तहत एयर कार्गो परिसर के निकट 15 एकड़ क्षेत्र में 46,150 सौर पैनल लगाए गए हैं। कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा सार्वजनिक निजी भागीदारी मॉडल के तहत निर्मित भारत का पहला हवाई अड्डा है। चलिए अब देखिए स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 को देखते हैं। 24 मई देखिए 24 मई 2022 को आभासी माध्यम से स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 की शुरुआत की जा चुकी है। कब? 24 मई 2022 को। इसकी शुरुआत केंद्रीय आवासन और शहरी मामलों के मंत्रालय के द्वारा स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0 के तहत यह शुरू की गई है। यह इस सर्वेक्षण का 8वां संस्करण है। इस सर्वेक्षण का केंद्रीय विषय जो है वेस्ट टू हेल्थ है, जो अपशिष्ट मुक्त शहरों के विजन पर केंद्रित है। इस सर्वेक्षण में 3R के सिद्धांत को प्राथमिकता दी जाएगी। कौन कौन सा? तो देखिए, कचरा कम करना, पुनः उपयोग करना और पुनः चक्रण द्वारा, मतलब रिड्यूस करना यानी कचरा को कम करना, रीयूज मतलब फिर से यूज करना और रिसाइकल मतलब पुनः चक्रण करना। इसका ये 3 तरह का प्राथमिकता दिया जाएगा। RRR के सिद्धांत पर इस सर्वेक्षण को कायम किया जाएगा। इस वर्ष प्रेरक दौड़ सम्मान की श्रेणी में परिवर्तन किया गया है। आपको पता होना है कि देखिए DAUUR का पूर्ण रूप दिव्य, अनुपम, उज्जवल, उदित और आरोही है। अभी तक प्रेरक दौड़ जो आपका यह सम्मान के तहत 5 उप श्रेणियाँ शामिल थी, लेकिन स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 में निम्न 4 श्रेणियों में ही यह सम्मान दिए जाएंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पे आपको सम्मान वगैरह दे दिया गया है, इसे आप अच्छे से देख लीजिए। चाहें तो स्क्रीनशॉट आप इसका आराम से ले लेंगे। आइए अब देखते हैं अटल न्यू इंडिया चैलेंज। 28 अप्रैल 2022 को अटल न्यू इंडिया चैलेंज के द्वितीय संस्करण के चरण फर्स्ट को लॉन्च किया गया है। पता होना है आपको कि ANIC 1.0 मतलब को वर्ष 2018 में लॉन्च किया गया था। अटल न्यू इंडिया चैलेंज अटल इनोवेशन मिशन की एक पहल है। यह पहल एक अनुदान आधारित तंत्र के माध्यम से नवोन्मेषकों के सहयोग प्रदान करने हेतु लक्षित, जिससे वे राष्ट्रीय महत्व तथा सामाजिक औचित्य के क्षेत्रों में अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी पर आधारित उत्पादों या समाधानों को सृजित करेंगे, मतलब स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ANIC को निम्न 5 मंत्रालयों की भागीदारी में लॉन्च किया गया था। जल शक्ति मंत्रालय, रेल मंत्रालय, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय के द्वारा यह किया गया था। ANIC 2.0 जो है यानी कि सेकेंड वाला पार्ट, इसके चरण 1 में 7 क्षेत्रों में यह बांटा गया है, जिसमें कि 18 चुनौतियों पर यह आधारित होगा। 7 क्षेत्र कौन कौन सा है? ई मोबिलिटी, सड़क परिवहन, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी एवं अनुप्रयोग, स्वच्छता प्रौद्योगिकी, चौथा हो गया आपका। 5वां चिकित्सा यंत्र आपका था और चिकित्सा यंत्र एवं उपकरण है। 6ठा अपशिष्ट प्रबंधन और 7वां आपका कृषि हो जाएगा। ठीक है,
अटल इनोवेशन मिशन का विस्तार जो है इसके बारे में समझिएगा। हर एक पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा, समझते चलिएगा। देखिए अटल इनोवेशन मिशन का जो विस्तार है 8 अप्रैल 2022 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अटल इनोवेशन मिशन यानी कि AIM को मार्च 2023 तक जारी रखने की मंजूरी दे दी है। AIM द्वारा प्राप्त किए जाने वाले अभिष्ट लक्ष्य क्या क्या हैं, तो यहाँ पे देखिए आप पहला, दूसरा, तीसरा देख लेंगे। वीडियो को चाहेंगे थोड़ा रोक लीजिएगा, ठीक है, काफ़ी लंबा, बहुत ही ज़्यादा लंबा नहीं तो होगा वीडियो। अटल इनोवेशन मिशन AIM भारत सरकार का एक अग्रणी पहल है। इसका कि उद्देश्य है देश में नवाचार एवं उद्यमिता की संस्कृति को बढ़ावा देना। इस पहल को वर्ष 2016 में स्थापित किया गया था। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आप ध्यान रखेंगे। चलिए अब रायसीना संवाद 2022 को देखते हैं, समझते हैं क्या है। 25 से 27 अप्रैल 2022 के मध्य रायसीना संवाद 2022 का आयोजन संपन्न हो चुका है। यह संवाद 7वां संस्करण के नाम से आप इसे जानेंगे। कौन सा? जो 2022 में आपका 25 से 27 अप्रैल के बीच में हुआ है इसे, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे कि इस संवाद का जो आयोजन है ये आपका व्यक्तिक प्रारूप में किया गया है, इन पर्सन फॉर्मेट इसको आप कहेंगे। वर्ष 2021 में यह संवाद कोविड-19 महामारी के कारण आभासी प्रारूप में आयोजित किया गया था। इस कार्यक्रम का आयोजन ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन तथा भारत सरकार के विदेश मंत्रालय के द्वारा संयुक्त रूप से यह किया जाता है। वर्ष 2022 के संस्करण का जो केंद्रीय विषय है यह आपका टेरा नोवा यानी कि एम्पैशनेट, इम्पेशेंस और इम्पेरिल्ड, यह इम्पेरिल्ड जो आपका था यह रहा था इसका, ठीक है, विषय सब्जेक्ट था इसका TIII, इसे आप ऐसे कहेंगे, ठीक है। फिर देखिए देखिए 25 अप्रैल 2022 को, ठीक है, ध्यान देंगे, 25 अप्रैल 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा रायसीना संवाद की क्या की गई थी, 2022 का ये उद्घाटन किया गया था, ठीक है। यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन उद्घाटन सत्र में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल रही थी। इस वर्ष रायसीना संवाद के पार्श्व कार्यक्रमों का आयोजन बर्लिन एवं वाशिंगटन DC में किया गया है। इस वर्ष रायसीना संवाद में स्वीडन के पूर्व प्रधानमंत्री कार्ल बिल्टन, कनाडा के पूर्व प्रधानमंत्री स्टीफन हार्पर, मालदीव के पूर्व राष्ट्रपति मोहम्मद नशीद और ऑस्ट्रेलिया के पूर्व प्रधानमंत्री एंथनी एबॉट भी उपस्थित रहे थे। रायसीना संवाद भारत का प्रमुख वार्षिक भू राजनीतिक और भू आर्थिकी सम्मेलन है। आपको पता होना है कि रायसीना संवाद सिंगापुर के सांग्री-ला संवाद से यह प्रेरित है, ठीक है। आइए प्रधानमंत्री की जम्मू एवं कश्मीर यात्रा के बारे में थोड़ा देख लीजिए। 24 अप्रैल 2022 को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस समारोह में भाग लेने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जम्मू कश्मीर की यात्रा पर रहे थे। जम्मू एवं कश्मीर के सांबा जिले में स्थित पल्ली पंचायत से उन्होंने देश भर की ग्राम सभाओं को संबोधित किया था। इसी दिन मुंबई में प्रधानमंत्री को भारत रत्न लता मंगेशकर की स्मृति में स्थापित प्रथम लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड प्रदान किया गया। बनिहाल काजीगुंड सड़क सुरंग जो है, यहाँ तो देखिए इसके बारे में समझिएगा थोड़ा सा। बनिहाल जो काजीगुंड सड़क सुरंग है इसके बारे में समझिए। जम्मू एवं कश्मीर में प्रधानमंत्री ने बनिहाल काजीगुंड सड़क सुरंग का उद्घाटन किया। इसका निर्माण 3100 करोड़ रुपए की लागत से किया गया है। इस सुरंग की लंबाई 8.45 किलोमीटर है। यह सुरंग सड़क से बनिहाल एवं काजीगुंड के बीच की दूरी को 16 किलोमीटर तक कम कर देगी, जबकि यात्रा में लगने वाला समय लगभग 1.5 घंटे कम हो जाएगा, ठीक है। देखिए यह एक दोहरी ट्यूब सुरंग है, ठीक है, ट्विन ट्यूब टनल है यह। अब देखिए रतले जल विद्युत परियोजना के बारे में समझिएगा।
प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा इसका ये शिलान्यास किया गया है। इस परियोजना की क्षमता 850 मेगावाट है। ध्यान रखेंगे, रतले जल विद्युत परियोजना इंपॉर्टेंट है, यह आपसे पूछा जा सकता है। 850 मेगावाट की क्षमता है। ठीक है, चलिए देखिए, यह परियोजना किश्तवाड़ जिले में चिनाब नदी पर निर्मित की जाएगी। यह एक रन ऑफ द रिवर परियोजना है। आइए अब देखिए, क्वार जल विद्युत परियोजना काफ़ी ध्यान से देखते चलेंगे। जम्मू एवं कश्मीर में प्रधानमंत्री ने क्वार जल विद्युत परियोजना का भी शिलान्यास किया। इस परियोजना की क्षमता 540 मेगावाट है। यह परियोजना भी किश्तवाड़ जिले में चिनाब नदी पर ही निर्मित की जाएगी। यह परियोजना मेसर्स चिनाब वैली पावर प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा क्रियान्वित की जाएगी, मतलब बनाया जाएगा। इस परियोजना से हर वर्ष 1975.54 मिलियन यूनिट बिजली जो है पैदा करने की संभावना मतलब होगा। ठीक है, रतले एवं क्वार दोनों ही परियोजनाएं इस क्षेत्र की बिजली की ज़रूरतों को पूरा करने में योगदान करने का काम करेगी। आइए देखिए, दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे के बारे में समझिए। देखिए, यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री ने दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे के 3 रोड पैकेजों का शिलान्यास किया। इस एक्सप्रेसवे की लंबाई 669 किलोमीटर है। दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे, ध्यान रखेंगे, इस एक्सप्रेसवे के माध्यम से दिल्ली से अमृतसर और दिल्ली से कटरा की यात्रा में लगने वाला समय आधा हो जाएगा। यह ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे प्रमुख सिख धार्मिक स्थलों, जिसमें कि देखिए सुल्तानपुर लोधी, फिर आपका गोविंदवाल साहिब, खडूर साहिब, तरन तारण और कटरा स्थित वैष्णो देवी की पवित्र हिंदू मंदिर को आपस में यह जोड़ देगा। यह एक्सप्रेसवे हरियाणा, पंजाब और जम्मू एवं कश्मीर के प्रमुख आर्थिक केंद्रों जैसे में अम्बाला, चंडीगढ़, मोहाली, संगरूर, पटियाला, लुधियाना, जालंधर, कपूरथला, कठुआ और सांबा को भी आपस में जोड़ने का काम करेगा। अमृत सरोवर के बारे में समझिए। देखिए, साथ ही यहाँ पे लिखा हुआ है, मतलब है इसका कि इसी साथ में ही इस यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री ने जल निकाय यानी कि वाटर बॉडीज का कायाकल्प सुनिश्चित करने के उद्देश्य से अमृत सरोवर नामक एक नई पहल का शुभारंभ किया है। इस पहल का उद्देश्य देश के प्रत्येक जिले में 75 जल निकायों का विकास एवं कायाकल्प करना है। प्रत्येक अमृत सरोवर का तालाब क्षेत्र न्यूनतम 1 एकड़ यानी कि 0.4 हेक्टेयर का होगा। इनकी जलधारण क्षमता जो है लगभग 10,000 क्यूबिक मीटर होगी। प्रत्येक जिले में न्यूनतम 75 अमृत सरोवर के साथ देश भर में कुल 50,000 अमृत सरोवरों का निर्माण का कायाकल्प किया जाएगा। देखिए, भास्कराचार्य नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस एप्लीकेशन एंड जियो इन्फॉर्मेटिक्स नेशनल के द्वारा विकसित अमृत सरोवर जो पोर्टल है और यह मोबाइल ऐप का प्रयोग जिले में मिशन अमृत सरोवर की प्रगति यानी कि प्रदर्शन का पता लगाने के लिए किया जाएगा। अमृत सरोवर पोर्टल को आप ध्यान रख लीजिएगा। सभी अमृत सरोवरों के निर्माण या कायाकल्प को अमृत वर्ष की समाप्ति अर्थात 15 अगस्त 2023 तक पूरा करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। अमृत सरोवर सतह एवं भूमिगत दोनों पर जल की उपलब्धता को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का काम करेगी। भारत का पहला अमृत सरोवर जो है उत्तर प्रदेश के रामपुर की ग्राम पंचायत पटवाई में बनकर यह तैयार हुआ है। पल्ली देश का पहला कार्बन तटस्थ पंचायत है, इसे आप देख लेंगे अच्छे से। आइए हरित हाइड्रोजन संयंत्र के बारे में देखिए। ऑयल इंडिया लिमिटेड यानी कि OIL जो है, इन्होंने 20 अप्रैल 2022 को असम के जोरहाट में भारत के पहले 99.999% शुद्ध हरित हाइड्रोजन पायलट संयंत्र की शुरुआत इन्होंने किया है। ठीक है, आगे देखिए, इस संयंत्र को 3 माह के रिकॉर्ड समय में शुरू किया गया है। संयंत्र की स्थापित हरित हाइड्रोजन उत्पादन क्षमता प्रतिदिन 10 किलोग्राम है। पता होना है आपको कि इस संयंत्र से भविष्य में हरित हाइड्रोजन का उत्पादन 10 किलोग्राम प्रतिदिन से बढ़कर 30 किलोग्राम प्रतिदिन होने की उम्मीद रखी गई है। यह संयंत्र 500 किलोवाट क्षमता के मौजूदा सौर संयंत्र द्वारा उत्पन्न विद्युत से हरित हाइड्रोजन का उत्पादन करता है। इस हेतु 100 किलोवाट की अनायन
एक्सचेंज मेम्ब्रेन जो है आपका इलेक्ट्रोलाइजर सारणी का यह प्रयोग किया जाता है। पता होना है कि AEM जो है आपका इसकी तकनीक का उपयोग करने वाला भारत का यह पहला संयंत्र है। ठीक है। स्मार्ट सिटी, स्मार्ट शहरीकरण देखिए 18 से 20 अप्रैल 2022 तक सूरत गुजरात में स्मार्ट सिटी स्मार्ट शहरीकरण सम्मेलन का आयोजन सूरत स्मार्ट सिटी कॉरपोरेशन डेवलपमेंट लिमिटेड के साथ मिलकर भारत सरकार के आवासन और शहरी मामलों के मंत्रालय के द्वारा किया गया। कार्यक्रम में इंडिया स्मार्ट सिटीज अवार्ड प्रतियोगिता के पुरस्कार विजेताओं को सम्मानित किया जा चुका है। ठीक है। इंडिया स्मार्ट सिटीज अवार्ड यानी कि ISAC, इसी का ये फुल फॉर्म है, इसे आप देख लीजिएगा। ठीक है। कह रहा है कि 2020 में सूरत यानी गुजरात और इंदौर यानी कि मध्य प्रदेश को सर्वश्रेष्ठ शहर जबकि उत्तर प्रदेश को सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार प्रदान किया जा चुका है। ISAC 2020 के तहत विजेता शहर का नाम देखिए। सामाजिक पहलुओं में 3 राज्य जैसे हैं, मतलब जगह हैं, जिले हैं, प्रशासन में, संस्कृति में, शहरी पर्यावरण में, इसे आप अच्छे से थोड़ा देख लेंगे। ठीक है। स्वच्छता वगैरह सारा कुछ का यहाँ पे देखिए। अब चाहें तो वीडियो को रोक लीजिएगा, स्लो आपको स्लाइड करके दिखा दिया जा रहा है, इसे आप पढ़ लेंगे अच्छे से किस किस चीज़ में किसको मिला है। शहरी गतिशीलता में औरंगाबाद, सूरत और अहमदाबाद टॉप पे रहे, 1 तीसरे नंबर पे। देखिए सांबा के बारे में आप समझिए, जो कि आपका 100% गोल्डन यानी कि सेहत कार्ड पंजीकरण करने वाला पहला जिला बन गया है। अप्रैल 2022 में सांबा जिला आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना सेहत योजना के तहत 100% परिवारों को आच्छादित करने वाला देश का पहला जिला बनने का रिकॉर्ड अपने नाम किया है। पता होना है आपको कि सांबा जिला केंद्र शासित प्रदेश जम्मू एवं कश्मीर की जम्मू डिवीजन में यह स्थित है। सांबा जिले ने यह उपलब्धि राज्य स्वास्थ्य एजेंसी द्वारा जम्मू एवं कश्मीर के सभी जिलों में 11 से 21 अप्रैल 2022 के मध्य आयोजित गोल्डन कार्ड पंजीकरण अभियान के दौरान प्राप्त करने का रिकॉर्ड अपने नाम किया। सांबा जिले में निवासित प्रत्येक परिवार अब ABPM जय सेहत योजना के अंतर्गत आच्छादित हो गया है। ठीक है। देखिए उसके बाद है इस प्रकार सांबा 100% गोल्डन सेहत कार्ड पंजीकरण वाला देश का पहला जिला बनने का रिकॉर्ड अपने नाम किया है। पता होना है आपको 23 सितंबर 2018 को आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को लॉन्च किया गया था। सरकार द्वारा वित्त पोषित विश्व के सबसे बड़े स्वास्थ्य बीमा योजना के बारे में समझिए। 11 अप्रैल 2022 को नीति आयोग के द्वारा राज्य ऊर्जा एवं जलवायु सूचकांक दौर फर्स्ट यानी कि आपका स्टेट एनर्जी एंड क्लाइमेट इंडेक्स राउंड फर्स्ट को लॉन्च किया गया। इस सूचकांक में राज्यों के प्रदर्शन का मापन निम्न 6 मापदंडों के आधार पर किया जाता है। ठीक है। कौन कौन से आधार पर? तो देखिए डिस्कॉम का प्रदर्शन, ऊर्जा की पहुंच, सामर्थ्य और विश्वसनीयता किस तरह का है वो हो गया आपका। फिर आपका स्वच्छ ऊर्जा पहलें, ऊर्जा दक्षता, पर्यावरण स्थिरता, नई पहल किस तरह का है वो। इन मापदंडों को पुनः 27 संकेतकों में विभाजित किया गया है। राज्यों को आकार एवं भौगोलिक अंतर के आधार पर बड़े राज्यों, छोटे राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के रूप में वर्गीकृत किया गया है। गुजरात, केरल और पंजाब बड़े राज्यों में क्रमशः शीर्ष 3 प्रदर्शनकर्ता राज्य रहे हैं, जबकि छोटे राज्यों की श्रेणी में क्रमशः गोवा, त्रिपुरा एवं मणिपुर शीर्ष प्रदर्शनकर्ता राज्य है। ठीक है। टॉप दोनों को देख लेंगे आप। केंद्र शासित प्रदेश में क्रमशः चंडीगढ़, दिल्ली, दमन और दीव, दादरा एवं नगर हवेली शीर्ष प्रदर्शन करता है। बड़े राज्यों में उत्तर प्रदेश जो है स्कोर उसका 41% रहा है। इसके साथ वे 13वें स्थान पर ये रहे हैं। कौन? उत्तर प्रदेश बड़े राज्यों की सूची में। ठीक है। चलिए बिहार अगर पूछेगा तो बिहार बड़े राज्यों में 38.3 स्कोर के साथ 15वें स्थान पर बिहार रहे हैं। ठीक है। आंध्र प्रदेश के 13 नए जिले। देखिए यह जो है यहाँ से क्लास को नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू किया जाएगा। ठीक है। जिसमें कि आपको यहाँ पे आप देख लेंगे नेक्स्ट क्लास में इस टॉपिक को आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है। आशा करता हूँ कि आप अभी 67वीं BPSC के लिए और आपके किसी भी एग्जाम में जो भी आप एग्जाम गवर्नमेंट जॉब के देने वाले हो उसमें अगर आपका करेंट अफेयर से क्वेश्चन आता है तो आपने जो अभी घटना चक्र देखा
जो कि आपका 1 अगस्त 2021 से 5 अगस्त 2022 तक का दिया हुआ है, यानी कि आप अगस्त 2022 से अभी आपने क्लास देखना स्टार्ट किया और पीछे के वर्षों में हम लोग चले जा रहे हैं। ठीक है, आशा करता हूँ आज का क्लास आपको अच्छा लगा होगा। दृष्टि का ये प्रतिदृष्टि नाम से 2022 का आया है घटना चक्र का। तो आशा है कि क्लास देखकर अगर अच्छा लगा होगा तो आप वीडियो को ज़रूर लाइक कर दिए होंगे। ठीक है, आप अगर किसी और के पास भी शेयर करना चाहें तो क्लास को ज़रूर शेयर कर देंगे। नेक्स्ट पार्ट आपको जल्द ही इसका देखने को मिल जाएगा।